Hello everyone, I hope you all are doing good. So, I was not active from last I think 3-4 days. ठीक है, जो लास्ट इकॉनमी वाला वीडियो था वो भी मैंने सैटरडे को डालना था. ठीक है, वो रिकॉर्डेड था ऑलरेडी, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ मैं उसको नहीं अपलोड कर पाया. एंड हमारा पॉलिटी का भी पढ़ा हुआ था, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, ये चीज़ें हमारी पढ़ी हुई थी. ठीक है, सो हम उसको कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लेते हैं साथ में. एंड इकॉनमी का जो है वो नेक्स्ट कल कर लेंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होते क्या हैं फंडामेंटल राइट्स, होते क्या हैं? ठीक है, ये एक तरह के सिविल राइट्स होते हैं. सिविल राइट मीन्स जो सिविलियन को मिलते हैं. ठीक है, एंड इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं. ठीक है, कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. उनमें से जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना सिर्फ इंडिया में, किसी भी कंट्री में. ठीक है, एंड दे आर डिफेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली इसको डिफेंड करता है. ठीक है, सो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न को मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे, मुझे मिलेंगे. ठीक है, एंड कुछ होंगे जो उनको नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ हमको मिलेंगे, वो बाकियों को नहीं मिलेंगे. वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 एंड 30. 15, 16, 19, 29 एंड 30. ये 5 राइट्स हैं जो सिर्फ हम सिटीजन्स को मिलते हैं. अगर कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे, उसको नहीं मिलेंगे. ठीक है, फॉरेनर मीन्स वो कंपनी भी हो सकती है, वो लीगल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो ह्यूमन ही हो, वो कोई भी हो सकता है. सो ये राइट्स जो हैं इनको याद रखना. 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ हम सिटीजन्स को मिलते हैं, किसी और को नहीं मिलते. ठीक है, किसी और को नहीं मिलते. एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने कहाँ से लिए हैं? बिकॉज यू ऑल नो, कुछ बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं. ठीक है, एंड जो फंडामेंटल राइट है ये हमने लिया है यूएस से. यूएस से किस चीज़ से? बिल ऑफ राइट्स में से. जो यूएस का बिल ऑफ राइट्स था, हमने वहाँ से फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है. ठीक है, एंड हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं. वी ऑल नो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं. एंड इस पार्ट 3 को मग्न करता बोला जाता है. मग्न करता बोला जाता है. एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये जस्टिशिएबल हैं. इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो उनको एनफोर्स करवाने के लिए, उनकी एनफोर्समेंट के लिए. ठीक है, जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है? जस्टिशिएबल मीन्स आप कोर्ट में जा सकते हो सिंपली अगर वो फॉलो नहीं किए जा रहे. नॉन जस्टिशिएबल मीन्स फॉर एग्जांपल आपके डीपीएसपी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी. ठीक है, डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है. अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना. सो अगर आप उसको नहीं भी कर रहे तो कोई आपके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कि भाई इसका साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ नॉन जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल क्या है? अगर आपने किसी को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको किडनैप किया हुआ है, तो कोई भी पर्सन आपके अगेंस्ट जा सकता है कोर्ट में. कोई भी पर्सन आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है बिकॉज वो जस्टिशिएबल है. वो उसका फंडामेंटल राइट को आप क्या कर रहे हो? इन्फ्रिंज कर रहे हो. ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं. एक होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक होती है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. जो सोशल डेमोक्रेसी है हमारी, सोशल डेमोक्रेसी, उसको कौन इंश्योर करता है? उसको इंश्योर करते हैं अपने डीपीएसपी. जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं. पॉलिटिकल को कौन करेगा? पॉलिटिकल मीन्स आपकी वोट की भी एक वैल्यू है, मेरी वोट की भी एक वैल्यू है, कोई और पर्सन है उसकी वोट की भी एक वैल्यू है. मीन्स वी ऑल आर पॉलिटिकली इक्वल. हम सब इक्वल हैं पॉलिटिकली. ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं. एंड इनको फंडामेंटल इसीलिए भी बोला जाता है बिकॉज ये डायरेक्टली एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एंड ये फुल फ्लेजेड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. फुल फ्लेजेड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई इसको फंडामेंटल भी बोला जाता है. 2 रीज़न है इसको फंडामेंटल बोलने के.
एंड ओरिजिनली जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, ये आपको पता होगा ऑलरेडी मे बी, बिकॉज लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से थे वो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये सीरीज ऑफ आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक। देन फ्रीडम वी ऑल नो 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं 23 एंड 24। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 25 से लेके 28 तक आएंगे। देन कल्चरल राइट ये 29 से 30। लास्ट राइट टू प्रॉपर्टी 31। एंड उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है मे बी, ठीक है। सो जो ये वाला था हमारा 6th राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था। वाई? बिकॉज वी ऑल नो जो लैंड रिफॉर्म्स करनी थी, बिकॉज इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, जब फ्रीडम मिली थी, एट दैट टाइम हमारी कंट्री जो थी एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री थी। एग्रीकल्चर पे हमारी इकॉनमी मेजरली डिपेंड करती थी। सो लैंड रिफॉर्म करना एक मेजर इशू था उस टाइम पे, चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सो उस चीज़ को कैरी ऑन करने के लिए हमारे पास हमारे जो गवर्नमेंट के, यू कैन से गवर्नमेंट के एक्शन को जो ब्लॉक कर रहा था वो था ये आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। बिकॉज गवर्नमेंट जो थी इस राइट के अकॉर्डिंगली, ये फंडामेंटल राइट था, आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकती थी। सो इसको रिमूव करना वॉज असेंशियल, ठीक है, इसको रिमूव करना ज़रूरी था। सो फॉर दैट रीज़न गवर्नमेंट ने क्या किया, 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया एंड इसको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसको आप लीगल राइट भी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हो। आर्टिकल 300A में डाल दिया इसको, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 था हमारा, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट वाला है ना, उससे उठा के उससे डिलीट कर दिया इसको एंड इसको प्लेस कर दिया पार्ट 12 में, ठीक है, आर्टिकल 300A में। कौन सी अमेंडमेंट थी? 44th अमेंडमेंट थी 1978 में। प्रेजेंटली हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर सम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, एंड इनसे क्वेश्चन भी बने हुए हैं पहले, कुछ हमारे PYQs हैं प्रीलिम्स के। सो लेट्स देख लेते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऊपर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। कौन से हैं वो? 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये सिर्फ हम सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। कोई आउटसाइडर आएगा, कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे, उसको ये अवेलेबल नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आपका राइट है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, ठीक है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो सेडिशियस हो, ठीक है। अब आपके पास फ्रीडम टू असेंबली है आर्टिकल 19 में, बट आप रोड के ऊपर असेंबल नहीं हो सकते आर्म्स लेकर। वो चीज़ें क्या है, वो है रिस्ट्रिक्शंस, दैट्स वाई इट इज़ क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स हमारे क्वालिफाइड हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एंड जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल, ये सभी के सभी गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट हैं। अगर गवर्नमेंट इनके रिलेटेड कोई एक्शन लेती है जो इनको हार्म करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो आप प्राइवेट सिटीज़न के अगेंस्ट भी उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा? आपका अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17 जो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को। सो उसमें ना तो गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर सकती है, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं। देन कुछ जो हैं वो नेगेटिव एंड करेक्टर, मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर, वो हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 है, गवर्नमेंट आर्टिकल 21 को इवन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तब भी गवर्नमेंट आर्टिकल 21 को नहीं रिमूव कर सकती। रिमूव मीन्स उसके इन्फोर्समेंट को नहीं रुकवा सकती। सो कुछ लिमिटेशन प्लेस करते हैं, कुछ जो है प्रिविलेजेस देते हैं, किसको? हम सिटीजन्स को। दे आर जस्टिसेबल, ये तो ऊपर बताया कि आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो अगर आप उनको, आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है।
आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो। देन दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय होम, बाय हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है इसमें हमारी रिट्स हैं, इसमें हमारी रिट्स मीन्स ऑर्डर जो कोर्ट इशू करता है, ठीक है, ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस। आर्टिकल 32 में डायरेक्टली बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करेगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। दैट्स वाई हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं देन दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। मीन्स अगर कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपके वो वाले ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा हमारा कौन सा था, आर्टिकल 31 कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। सो था वो भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 के अंदर, बट दैट वाज काइंड ऑफ रोड ब्लॉक, वो ब्लॉक कर रहा था डेवलपमेंट को, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। सो फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, उनको रिमूव किया जा सकता है बट ओनली एंड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आएगी जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, हमने ऑलरेडी देखा 2/3 मेजोरिटी क्या होती है। सो उसी के थ्रू गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर सकती है, कर्टेल कर सकती है या फिर उसकी डेफिनेशन को चेंज कर सकती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एंड वो भी बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बिना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देखेंगे, इसकी हम एक्स्ट्रा अलग से क्लास देखेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की। सो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए बिना गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, ठीक है। एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अमेंड नहीं किया जा, अमेंड मीन्स जिनकी एनफोर्समेंट को नहीं रोका जा सकता एट ऑल। कौन से हैं वो, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड 21। इवन दो अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, हमारी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर लगती है 2 ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है। सो अगर वो भी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इसको छोड़ के बाकी सब हो जाते हैं। देन जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर, कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू फ्रीडम है आपका, उसके अंदर 6 राइट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। एंड ये सस्पेंड हो सकते हैं ओनली एंड ओनली जब इमरजेंसी लगती हो आपकी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे। वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे जब आपकी इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 352 के अंदर, तब हमारे आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। देन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका स्कोप ऑलरेडी लिमिटेड है आर्टिकल 31A के दौरान अकॉर्डिंगली। ये 31A है क्या, इसी के कारण हमारी लैंड रिफॉर्म्स हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लैंड रिफॉर्म्स हुई थी आर्टिकल 31A के कारण हुई थी। देन 31B, इसमें कौन सी चीज़ें हैं, इसमें वो आर्टिकल्स हैं, वो एक्ट्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं जो 9th शेड्यूल में प्लेस्ड हैं। कब आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950 और 51 तब आया था ये 9th शेड्यूल। उसके बाद 31C में कौन सी चीज़ें हैं, ये DPSP को, जो हमारे DPSP हैं उनको ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है। सो 31A B एंड C, जहाँ पे 31A B C होगा वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें थी, कुछ फीचर्स थे फंडामेंटल राइट्स के कि कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, नहीं एप्लीकेबल हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम 12 टू 35, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमारी डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की। जो टर्म स्टेट है, स्टेट का मतलब स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, हरियाणा यूपी वो वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मीन्स एक इसकी अलग डेफिनेशन है, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो स्टेट वर्ड है इसको काफ़ी वाइडरली, काफ़ी ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है, सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारी गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड पार्लियामेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मीन्स हमारी लोकसभा, राज्यसभा ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देन ऐसा ही सेम होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ।
स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, स्टेट काउंसिल्स होती हैं, वो सब आ जाएगा। जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं, आपकी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब आ जाएंगे। एंड अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मीन्स जो बाय लॉ बनाई गई है, जैसे LIC, ONGC, सेल, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी में कौन सी आ जाएगी, आपका नीति आयोग, हमारा नीति आयोग आ जाएगा, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब आ जाएंगी। सो स्टेट की डेफिनेशन जो है वो काफ़ी वाइडर सेंस में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, काफ़ी वाइडर सेंस में दी गई है। एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी या फिर एजेंसी गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रही है, तो उसको भी हम स्टेट बोलेंगे, उसको भी स्टेट बोला जाएगा अंडर आर्टिकल 12। ठीक है। सो दिस वाज स्टेट डेफिनेशन, स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देन आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। एंड यही आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक होता है एक्सप्रेस करना, एक होता है प्रोवाइड करना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दे, अगर आपको स्टेटमेंट दे कि आर्टिकल 13 जो है एक्सप्रेस करता है जुडिशियल रिव्यू, तो वो स्टेटमेंट राइट होगी। अगर बोले जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे प्रीलिम्स में। ठीक है, सो वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना जब भी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आए। सो आर्टिकल 13 मीन्स क्या बोलता है? ये लॉस इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ये कहता है कि जितने भी लॉस हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंट होंगे, मीन्स उनको वायलेट करेंगे या उनके ओपोजिट होंगे, मीन्स अगेंस्ट होंगे, देन होगा क्या? वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड हो जाएंगे। एंड ये करता क्या? ये एक्सप्रेस करता है किसके लिए? जुडिशियल रिव्यू के लिए। आर्टिकल 32 ऑलरेडी बताया मैंने। आर्टिकल 32 में रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, एंड हाई कोर्ट भी इशू करता है रिट्स 226 के अंदर। बट ये जो है फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। आर्टिकल 32 इज़ योर फंडामेंटल राइट। हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर 32 भी आता है। बट आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो दिस वॉज इट। ये था आर्टिकल 13। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट इज़, अब आर्टिकल 13 को लेके कंट्रोवर्सी भी रहती है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 13 है उसमें ये लिखा हुआ है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये जो लॉ की डेफिनेशन है, इसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉ को इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फॉर दैट रीज़न हुआ क्या? गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया काफ़ी बार। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया, एंड किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया। बट केस जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में बार बार कि ऐसा एक्चुअल में तो हो नहीं सकता, बिकॉज आर्टिकल 13 खुद कहता है कि लॉ अगर कोई इनकंसिस्टेंट लॉ है फंडामेंटल राइट के साथ तो वो हो जाएगा वॉइड। बट गवर्नमेंट का कहना था कि ये लॉ नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये तो भाई लॉ है ही नहीं, हमने तो 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास किया है, ये तो अमेंडमेंट है, ये तो लॉ है ही नहीं है। सो एक टर्मिनोलॉजी थी उसका एक लूप होल था, काइंड ऑफ यू कैन से लूप होल था, जिसका गवर्नमेंट बेनिफिट ले रही थी। फॉर दैट रीज़न सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंदा भारती केस में कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो हो जाएगी वॉइड, वो अमेंडमेंट वॉइड हो जाएगी। ठीक है, वो अमेंडमेंट वॉइड हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आएगा हमारा 14, 15, 16, 17 एंड 18। फर्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 है। ठीक है, आर्टिकल 14 फर्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है इंक्लूडिंग हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को क्या नहीं करेगी? इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगी। अब यहाँ पे सिर्फ वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन। क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन। सो एनी पर्सन में हमारा सिटीज़न भी आ जाएगा, जो नॉन सिटीज़न है वो भी आ जाएगा, मीन्स फॉरनर भी आ जाएगा, ठीक है। फॉरनर भी आ जाएगा, हमारा फॉरनर भी आ जाएगा। द वर्ड पर्सन, मैंने ऊपर भी बताया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्सन वर्ड है वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो ह्यूमन को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो पर्सन मीन्स लीगल पर्सन भी हो सकता है, लिविंग ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, किसी भी तरह का लीगल पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ह्यूमन ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्सन वर्ड है उसका मतलब ह्यूमन नहीं है, उसका मतलब है कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है, लिविंग ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, उसमें दोनों चीज़ें आती हैं। अब नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिया गया ब्रिटेन से, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमारा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है हम आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे रूल ऑफ लॉ होता क्या है। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका सिंपल ये मीन है कि कोई भी पर्सन उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। देयर शुड नॉट बी एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेशल प्रिविलेज। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, सब कुछ ऐसा होगा, सब कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी सिटीजन, एनी पर्सन, equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts, and no person rich है चाहे पुअर है, हाई है लो है, ऑफिशियल है चाहे नॉन ऑफिशियल है, इज़ अबव द लॉ, इज़ अबव द लॉ। सो सिंपली ये कहना चाह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ इन एब्सोल्यूट सेंस, ठीक है, इन एब्सोल्यूट सेंस। जो ग्रामेटिकल सेंस है ना इक्वालिटी, ये उसको डिफाइन कर रहा है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी, सभी का इक्वल सब्जेक्शन होगा अंडर ऑर्डिनरी लॉज। किसी भी पर्सन के पास, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, सभी लॉ के अंडर है। सो ये ग्रामेटिकल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ऑन अदर हैंड जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इट इज़ काइंड ऑफ लिबरल, ये थोड़ा लिबरल है, ये इसका वाइडर मीनिंग है, इसका वाइडर मीनिंग है जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहता क्या है? ये कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट की इक्वालिटी की बात करता है अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेज कॉन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल ये मीनिंग हुआ, अगर आप इक्वल सर्कमस्टांसेस में हो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ग्राउंड, दिस इज़ प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, आप दोनों उस ग्राउंड में खेलने जाते हो, आप दोनों के पास मेंबरशिप है उस ग्राउंड की, दोनों के पास ग्राउंड की मेंबरशिप है, ठीक है। सो आपको अथॉरिटीज़ जो एडमिनिस्टर करती है इस ग्राउंड को, आप दोनों को, ए को भी एंड बी को भी, किसी को भी दोनों को डिनाई नहीं कर सकती एंट्री, बिकॉज इनके पास मेंबरशिप है। ऑन अदर हैंड एक पर्सन सी है, उसको भी खेलना आता है, बट वो चला गया ग्राउंड में एंड उसने बोला कि मैं भी यहाँ पे खेलूँगा, एंड जो अथॉरिटीज़ थी, गेट कीपर था, वॉचमैन था, उसने मना कर दिया बिकॉज इसके पास आईडी नहीं थी। अब ये इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे यहाँ पे खेलने नहीं दिया जा रहा है। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है उन सर्कमस्टांसिस में। इक्वल कौन है? इक्वल ए है एंड बी है, बिकॉज उन दोनों के पास मेंबरशिप है। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप इक्वल सर्कमस्टांसिस में नहीं हो, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सनस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। सिमिलरली इसमें भी सेम एग्जांपल चल जाएगी, वही ग्राउंड वाली, ए एंड बी। जो ए एंड बी है वो सिमिलरली सिचुएटेड है, दोनों के पास मेंबरशिप है, दोनों यहाँ पे डेली खेलने आते हैं। बट सी जो है
वो सिमिलरली सिचुएटेड नहीं है। वो आज आया, उसको ग्राउंड पसंद आई एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले इन दिस ग्राउंड, बट ही इज़ नॉट सिमिलरली सिचुएटेड। देन लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वही एग्जांपल ए एंड बी वाली, दोनों सेम है। सेम मीन्स सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट कि दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, दोनों इस ग्राउंड में खेलते हैं, दोनों के पास मेंबरशिप है। सो दोनों विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट किए जाएंगे, दोनों में से किसी को भी एंट्री डिनाई नहीं की जाएगी। बट सी जो है इसको की जा सकती है, बिकॉज इसके पास मेंबरशिप नहीं है, ना ही ये इक्वली सिचुएटेड है, ना ही ये सिमिलरली सिचुएटेड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ इसमें तो आपको डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें डिफरेंस क्या है? जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, मैंने बताया कि ये ग्रामेटिकल सेंस, जो ग्रामेटिकल सेंस है मीन्स इक्वालिटी। इक्वालिटी जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड में एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसमें एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, देयर इज़ नो अप एंड डाउन, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे माइंड में। दिस इज़ ग्रामेटिकल मीनिंग, दिस इज़ इक्वालिटी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज़ नेगेटिव इन कॉन्टेक्स्ट वाई? बिकॉज ये सी इन सोसाइटी एवरीवन इज़ नॉट इक्वल, वी ऑल नो। देयर इज़ रिच, देयर इज़ पुअर, कुछ के पास एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होंगी, किसके पास नहीं होंगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है इसको तो सबको सपोर्ट करना है। पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना। सो गवर्नमेंट पुअर के लिए भी वेलफेयर करेगी, रिच के लिए भी करेगी। एंड गवर्नमेंट ये चाहेगी जो पुअर है इसको एटलीस्ट एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए बाय टैक्सिंग होम, बाय टैक्सिंग रिच, बाय टैक्सिंग रिच। ये नॉर्मल काम यही होता है गवर्नमेंट का। सो फॉर दैट रीज़न जो गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही है ये उसको क्या करता है? उसको रोकता है। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये गवर्नमेंट के वेलफेयर वर्क को रोकता है। ऑन अदर हैंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि अगर कोई लोग इक्वली सिचुएटेड नहीं है तो आप उसको वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, उसको जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हो। अब जो ये था सी पर्सन जिसके पास मेंबरशिप लेने के पैसे नहीं थे, अब गवर्नमेंट ने इसको स्कॉलरशिप दे दी, नाउ ही कैन ऑल्सो प्ले इन दिस ग्राउंड। इसमें क्या गलत है? गवर्नमेंट ने क्या किया? जस्टिस किया। गवर्नमेंट ने एंश्योर किया अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट का काम वेलफेयर करना है, सो गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही है। सो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है अमेरिका वाला, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहाँ पर इक्वल एंड अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है वहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता, आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बिकॉज आर्टिकल 14 जो है क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है। क्लास लेजिस्लेशन मीन्स जो कास्ट सिस्टम होता है काइंड ऑफ, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बाइफरकेट करते हो या फिर अपनी सोसाइटी को डिवाइड करते हो, उसको प्रोहिबिट करता है, उसको ये प्रोहिबिट करता है। बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज़ परमिटेड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज़ परमिटेड अंडर आर्टिकल 14। किसने कहा? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें कई बार डाउट हो जाता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, मुझे भी पहले हुआ करती थी, अब तो फिंगर टिप्स पे है ये चीज़। सो इसको अच्छे से याद कर लेना। एंड थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो सकता है ये, बिकॉज इसमें सारी थ्योरी है, इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा है नहीं एफआर में, फंडामेंटल राइट्स में। सो आई ट्राई कि एग्जांपल्स ऐसी हों हमारी जो माइंड में रहें, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। देन रूल ऑफ लॉ, मैंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इज़ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है जो कि अगेन ब्रिटेन से आया। ब्रिटिश के एवी डाइसी जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया था। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेजरली इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द रूल ऑफ लॉ है, ये कहता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। किसी को भी अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया
आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया आज जिसको लेके कोई लॉ बना ही नहीं है, तो आपको पनिश नहीं किया जा सकता। ये कौन कहता है? ये कहता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल होगा लॉ का, किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, किसी इंडिविजुअल का, किसी मैन वुमन का नहीं होगा, रूल होगा लॉ का। सिंपल। कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी, मीन्स कोई भी अपनी मन मर्जी से आपको पनिश नहीं कर सकता। अगर आपने लॉ को ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, तो ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने अभी ऊपर देखा इतना, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। सिंपल वही बोल रहा है जो हमने ऊपर देखा। ग्रामेटिकल सेंस में बोल रहा है इक्वालिटी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल सेंस में बोल रहा है इक्वालिटी होनी चाहिए। देन प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय कोड ऑफ लॉ रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब ना जो थर्ड है, ये जो थर्ड एंड लास्ट थिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन में एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल इन यूके बट नॉट इन इंडिया। हमारे यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये बोल क्या रहा है? ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये रिज़ल्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिज़ल्ट है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स, इसका बोलना ये है कि फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बाद में बनाया। ये तो जब से सिविलाइजेशन है तब से फंडामेंटल राइट्स थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिज़ल्ट है, फंडामेंटल राइट्स थे इसीलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इंडिया में इसका ऑपोजिट है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का, वो सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का। सो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है ये दोनों, ये एप्लीकेबल है हमारे सिस्टम में, बट थर्ड वन नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का। एंड जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आर्टिकल 14 के अंदर। जो आर्टिकल 14 है उसके अंदर हमारा रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो इसको गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इसको अमेंडमेंट के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। नाउ आर्टिकल 14 मीन्स राइट टू इक्वालिटी जो है, इसको लेके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फर्स्ट इज़ हमारा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है आर्टिकल 361 के अंदर इनको प्रोटेक्शन होती है। हमने इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ा था, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाले चैप्टर में, कि प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना गवर्नर को अरेस्ट किया जा सकता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जाती है ना। वो वाले जो चीज़ें हैं, वो वाले पॉइंट्स इसकी एक्सेप्शन है। देन आर्टिकल 31C, 31C में क्या चीज़ें हैं? 31C एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 14 को। एंड ये करता क्या है 31C? ये DPSP को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करता है गवर्नमेंट की, DPSP को इम्प्लीमेंट करवाने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C इज़ एन एक्सेप्शन किसको? आर्टिकल 14 को। 14 कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी था। ये करता क्या है आर्टिकल 31C? गवर्नमेंट की हेल्प करता है DPSP को इम्प्लीमेंट करवाने में, DPSP को इम्प्लीमेंट करवाने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। सो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जहाँ पर आर्टिकल 31C आएगा वहाँ पर आर्टिकल 14 अपने आप चला जाएगा, मीन्स इक्वालिटी वहाँ पर चली जाएगी। बिकॉज ये करता क्या है? ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, जो हमारा सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर करता है आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C। देन फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, इनको भी आप इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। UN की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स हैं, उनके पास भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। सो उनके अगेंस्ट भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो उनके अगेंस्ट इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। देन हमारा आर्टिकल 15, हमने आर्टिकल 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा, नाउ हम आर्टिकल 15 पे हैं। 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन सी ग्राउंड्स हैं? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 ग्राउंड्स हैं आपकी, किस में? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में आपकी कितनी है? 7 ग्राउंड्स हैं, 7 ग्राउंड्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे। सो इनको याद रखना वर्ड्स को।
आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट मीन्स जो हमने डेफिनेशन पढ़ी आर्टिकल 12 के अंदर कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीज़न। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिटीज़न, पर्सन नहीं लिखा, यहाँ पर पर्सन नहीं लिखा हुआ, सिटीज़न लिखा हुआ है। सिटीज़न लिखा हुआ है मीन्स सिर्फ हमारे लिए ये एप्लीकेबल है, कोई फॉरनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किन ग्राउंड्स पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो वर्ड कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेट एंड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली मीन्स डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। जो ओनली वर्ड है, अगर ये ओनली वर्ड ना होता कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर इस ओनली वर्ड को हम हटा देते हैं तो हम रीड करें दोबारा स्टेटमेंट को, आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस ग्राउंड पे गवर्नमेंट जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। बट जो ओनली वर्ड लग गया बीच में, ये बोल रहा है ओनली ऑफ ग्राउंड्स, ये सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पर नहीं कर सकती, बाकी ग्राउंड्स पर भी कर सकती है। जो ओनली वर्ड है ये क्या बोल रहा है? जो ओनली वर्ड है ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है अदर ग्राउंड्स पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। वो ग्राउंड कौन सी होंगी? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एंड डिस्क्रिमिनेशन यू ऑल नो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ पर्सन ए, दिस इज़ पर्सन बी। कोई एक्स पर्सन आया, उसने इसको दी 2 चॉकलेट, इसको दे दी 1 चॉकलेट। व्हाट इज़ दिस? ये जो 1 का है, 1 का डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ कॉल्ड लिटरल डिस्क्रिमिनेशन, जो ग्रामेटिकल सेंस में है। देन देर आर 2 प्रोविजंस। जो आर्टिकल 15 है इसकी 2 प्रोविजंस थी। फर्स्ट इज़ हमने देख ली। सेकेंड प्रोविजन इसकी कहती है दैट नो सिटीजन शैल बी subjected to any disability, liability, restriction or condition on grounds only of religion, race, sex, caste, place of birth with regards to which things? हमारा access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, use of well, tank, bathing guards हो गए, हमारे roads हैं, places of public resort maintained wholly or partly by state या फिर general public। सिंपली ये बोल रहा है कोई भी रिसोर्स, कोई भी एसेट, कोई भी पब्लिक प्लेस, पार्क, हमारे जो कुएँ होते हैं, वेल्स, हमारे टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, हमारे रोड्स हैं, इनके ऊपर, इनके रिगार्डिंग किसी के भी मीन्स सिटीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट तो नहीं कर सकती, उसके साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये नहीं बोल सकता कि आप इस रोड को नहीं यूज़ कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में कोई पार्क बनी हुई है, गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाई, आपकी म्यूनसिपैलिटी ने वहाँ पर पार्क बना दी। अब वहाँ पर कोई वहाँ का लोकल लीडर आके ये नहीं बोल सकता कि इस पार्क में आप नहीं खेल सकते, या फिर आप इस पार्क को एक्सेस नहीं कर सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ जो डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको लेकर 4 एक्सेप्शंस भी हैं, 4 एक्सेप्शंस हैं। वो कौन सी एक्सेप्शंस है? फर्स्ट इज़ स्टेट। कौन सी स्टेट? आर्टिकल 12 वाली। स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न। जो हमारी गवर्नमेंट है वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेके कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुमेन के लिए लोकल बॉडीज़ में, या फिर एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन दे सकती है, कोई प्रोविज़न बना सकती है, या फिर वुमेन को लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन दे सकती है। सेकंड इज़ स्टेट। जो है स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? आर्टिकल 12 वाली। स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इनमें कौन सी चीज़ें आएंगी? या तो उनको पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनमें रिजर्वेशन दे दी जाएगी। किस कॉन्टेक्स्ट में? या तो सीट्स में या फिर फीस में। या तो उनको सीट्स में दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं उसमें से 33% दे दी जाएंगी, या फिर
उनकी जो फ़ीस होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल फ़ीस जो है 1000 है, उसमें उनको बोल दिया कि आप 200 पे कर देना, सो फ़ी में कंसेशन दे दी जाएगी। देन स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन for advancement of any socially and educationally backward classes of scheduled caste and scheduled tribe regarding their admission to education institutions including private institutes, चाहे वो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है चाहे नहीं मेंटेन कर रही, एक्सेप्ट मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इट सिंपली मीन्स एक ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसमें टोटल 100 सीट्स हैं, टोटल 100 सीट्स हैं। उन सीट्स में एक तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दी एंड फ़ी की कंसेशन दे दी। अब यहाँ पर जो है नीचे इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आ गया, उसमें एंट्री जो है उसमें भी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दी। 3 हो गया, 1 2 एंड 3। फोर्थ इस गवर्नमेंट जो है EWS, जो EWS आया था 2019 में, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। गवर्नमेंट इकोनॉमिकली वीकर सेशन के लिए भी प्रोविज़न बना सकती है, विच इज़ एक्सेप्शन डी। सो ये 4 एक्सेप्शन थी आर्टिकल 15 को लेकर, इसको याद रखना। देन फर्दर स्टेट मीन्स हमारी गवर्नमेंट इज़ अलाउड टू मेक एनी स्पेशल रिजर्वेशन। 10% वाला वही EWS वाला, जो EWS है उनके लिए 10% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट कर सकती है। एंड ये 10% जो है एक्स्ट्रा है, पहले 33% किसके लिए टोटल? SC ST, ठीक है, 33%। देन 27% OBC, टोटल 50 हो गया। एंड इस 50 के अलावा प्लस 10% टू होम टू EWS, ठीक है। सो ऐसा चलेगा, टोटल 60% हो गया आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100। मूविंग नेक्स्ट इज रिजर्वेशन फॉर OBCs मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एक्सेप्शन C था हमने लास्ट देखा, जो 4 एक्सेप्शन पड़ी थी उसमें जो 3rd एक्सेप्शन थी वो ऐड की गई थी 93rd अमेंडमेंट के थ्रू। 93rd अमेंडमेंट जो थी 2005 में हुई थी, उसने ऐड की थी अमेंडमेंट 3rd, जिसने क्या किया था, जिसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी OBCs को 27%, ठीक है। एंड इसमें जो हमारे गवर्नमेंट वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो आते ही हैं, बट इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जो IITs हैं, IIMs हैं, वो भी इसमें आते हैं। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की, जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेके आई थी गवर्नमेंट, उसकी वैलिडेट को अपहेल्ड किया था। बट उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा OBCs में से। जो OBC हैं उनमें से जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर मीन्स गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बता दिया कि इस क्राइटेरिया को जो लोग फुलफ़िल करेंगे वो क्रीमी लेयर होंगे एंड उसको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो OBC रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब वो क्रीमी लेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से लोग आते हैं? वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को होल्ड करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज या कोई चेयरमैन है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, वो सारे लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। ग्रुप A, क्लास 1, ग्रुप B, जो ये वाले ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया ऑफिसर्स के, कल को आप IAS बन जाते हो, ठीक है, जो आपके बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे आपके, वो किस में आ जाएंगे? वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, दैट्स वाई उनको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन जितने भी लोग कॉलोनल के रैंक के हैं, जो कॉलोनल रैंक होता है आर्मी में, या फिर उससे ऊपर रैंक, या फिर इक्वलेंट पोस्ट, ठीक है, जो कॉलोनल के इक्वलेंट रैंक होता है हमारी अलग फोर्सेस में, एयरफोर्स में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्स में, जो उस रैंक पे हैं या फिर उससे ऊपर हैं, वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर है, कंसल्टेंट है, वो भी आपके क्रीमी लेयर में आ जाएगा। कोई लोग बिज़नेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री में है, वो भी इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड, वो लिमिट क्या होगी? वो लिमिट गवर्नमेंट बताएगी आपको, ठीक है, उसके बियॉन्ड है तो भी आप आ जाओगे क्रीमी लेयर में। अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम आपकी 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप उसमें आ जाओगे, तो भी आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे, ठीक है। सो दिस वाज OBC रिजर्वेशन। जो EWS है ये तो आप सभी जानते हो 103rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था 2019 में। 103rd अमेंडमेंट के थ्रू EWS के लिए 10% रिजर्वेशन लाई गई थी, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एंड ये 10% एक्स्ट्रा है, ठीक है,
जो पहले से 33% था SC ST के लिए, ठीक है, उसके अलावा 27 था किसके लिए, OBCs के लिए, टोटल 50 हो गया था। ये प्लस में था, ठीक है, ये 10% जो था ना एक्स्ट्रा था, 50% से ज़्यादा था, ठीक है, 50% से ज़्यादा था, एक्स्ट्रा था। फॉर EWS, अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ले डाउन किया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ले डाउन किया था। वो क्या था, आपकी इनकम जो है, आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम आपकी फैमिली की, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो आप क्या हो जाओगे, आप काइंड ऑफ क्रीमी लेयर में आ जाओगे, जो EWS में आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, फिर आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड आपकी फैमिली इनकम के लिए जितने भी इनकम है, जितने भी सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी है, आप साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, साथ में आपकी कोई ट्रेडिंग शॉप है जिससे आपको अर्निंग हो रही है, कोई प्रोफेशन भी कर रहे हो आप, जितनी भी इनकम है सबको क्लब किया जाएगा आपकी 8 लाख को बनाने के लिए, 8 लाख को बनाने के लिए। एंड हर साल आपको ये रिन्यू करवाना पड़ेगा। जो EWS वाला होता है इसको तो हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी लोग जिनके पास ये चीज़ें होंगी वो भी एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे EWS पर्पस के लिए। अगर आपके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, आपके पास एग्रीकल्चरल प्लॉट है 5 एकड़ का, या फिर अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है, या फिर 100 यार्ड्स का 100 स्क्वायर यार्ड का आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में, या फिर 200 स्क्वायर यार्ड का डी नोटिफाइड यानी अदर म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो आप क्या हो जाओगे, आप एक्सक्लूड कर दिए जाओगे EWS से, EWS से आप एक्सक्लूड कर दिए जाओगे। एंड ये जो लिमिट है, जो ये 1000 100 200, ये लिमिट को डिटर्मिन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जितनी भी लोकेशंस पर आपकी एक प्रॉपर्टी यूपी में है, एक बिहार में है, एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में, सबको क्लब कर दिया जाएगा। देखा जाएगा कि इस 100 को क्रॉस तो नहीं कर रही, अगर कर रही होगी तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, सिंपल। एंड जो फैमिली वर्ड है, फैमिली में जितने भी आपके 18 ईयर्स से कम लोग होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे फैमिली के, ठीक है, आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे। उसके साथ आपका जो स्पाउस होगा, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, उसको इंक्लूड किया जाएगा। एंड आपके ऑफ कोर्स पेरेंट्स को तो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट रिजर्वेशन। आई थिंक मुझे यहीं पे इसको ओवर करना पड़ेगा अभी ड्यू टू सम इश्यूज़, ठीक है। एंड प्लीज़ ऑल्सो डू शेयर योर ओपिनियन कि हमें ये सब्जेक्ट वाइज क्लास करना भी चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज the response is not good. I don't think people really want subject wise lecture. So please do share your opinion कि आप क्या लगता है आपको, या फिर क्या होना चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल ये क्रिएट करने भी मुझे टाइम लग जाता है, एंड इस कंटेंट को क्रिएट करना एंड देन मेकिंग टेकिंग लेक्चर्स, उसमें भी टाइम एंड एफर्ट जाता है। सो इफ़ यू डोंट वांट तो प्लीज़ डू शेयर विद मी कि क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे आपका भी एफर्ट जाएगा, मेरा भी जाएगा। सो इट्स बेटर कि एक विन विन सिचुएशन में हो हम दोनों। सो फॉर दैट रीज़न प्लीज़ डू कमेंट कि ये सब्जेक्ट वाइज होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो है, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड based on that we'll see next what course of action should I take. Till then, keep studying. Thank you for watching this session. If you are new, you can be part of our community. You can subscribe. Thank you.